जैसा कि 2025 सत्र समाप्त हो चुका है और 2026 एक नया साल नई खुशियों के साथ, नए जोश के साथ, जिसमें आप लोग बहुत कुछ नया सोचते हैं और नया करने की कोशिश करते हैं। तो हम भगवान से यह दुआ करेंगे कि आप लोग जो भी सोचें, जो भी करें, उसमें सफलता जरूर हासिल हो और नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो। इस उम्मीद में हम बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आइए कुछ नए प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। जैसे कि आज का पहला प्रश्न है कि एक वृत्त है, वृत्त, और वृत्त में जीवा, त्रिज्या, व्यास, परिधि को स्पष्ट करना है। स्पष्ट कीजिए, ऐसा है। अगर यह प्रश्न, तो आप लोगों को हम कोशिश करते हैं कि सब चीजों से अवगत कराएं। जैसे कि यह एक बिंदु है, यह क्या है? एक बिंदु, एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक मिनट देखिए, हाँ सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। जी हाँ, चलिए, यह बिंदु से अब एक समान दूरी, मान लीजिए हमने ये ले लिया, एक दूरी ले लिया, ठीक। अब इस दूरी से एक समान वृत्त चारों ओर घुमा दिया, तो ये क्या बन गया? यह एक वृत्त बन गया। और यह एक वृत्त बन गया तो इसे क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल, ओ हो गया। और जहां ये मिला हुआ है इसको ए मान लें, तो ओ ए क्या हो जाएगा आपका? ओ ए हो जाएगी त्रिज्या, जिसको रेडियस बोला जाता है, ठीक, त्रिज्या। और आगे देखिए, अब ये जो गोला सा बना हुआ है यह क्या है? तो यह परिधि है। क्या है? परिधि, सरकमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस और परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। आगे देखिए, अब इसको अगर यहां से पूरा यहां तक मिलाएं तो यहां ए है, ये बी, मतलब यह क्या है? यह एक व्यास है। क्या है? ए बी जो है ये क्या है? ए बी व्यास है। व्यास को कहा जाता है डायमीटर। क्या कहा जाता है? डायमीटर। अब देखिए कि व्यास भी, जैसे अब यहाँ पर, अब ये केंद्र से होकर गया है इसलिए व्यास हो गया, लेकिन अगर यह केंद्र से होकर न जाए और ऐसी कोई रेखा खींची जाए वृत्त के अंदर ही, तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा, कॉर्ड। क्या बोलते हैं? जीवा, कॉर्ड। तो अब ऐसी कई जीवाएं खींची जा सकती हैं, ऐसी ही कई जीवाएं खींची जा सकती हैं वृत्त के अंदर। तो व्यास भी क्या है? व्यास भी एक जीवा है। व्यास भी क्या है? एक जीवा है, बट यह केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए इसको व्यास दे दिया गया नाम, ठीक। और किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास ही होती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वह व्यास होती है, ठीक। वह क्या होती है? व्यास होती है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर त्रिज्या की बात की जाए तो यह व्यास का आधा होता है, और या फिर अगर व्यास की बात की जाए तो यह 2 गुना त्रिज्या हो जाता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है, ठीक। तो यह है केंद्र, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होगी उसे व्यास कहेंगे, और व्यास का आधा जो है केंद्र से लेकर परिधि तक उसको त्रिज्या कहा जाएगा, और ये जो गोल सा होता है इसको परिधि कहते हैं, और अन्य ये सभी को क्या कहा जाएगा? जीवा कहा जाएगा, ठीक। तो जैसे वृत्त हो गया, जीवा हो गई, त्रिज्या हो गई, व्यास हो गया और परिधि हो गया। वृत्त को सर्कल कहेंगे, जीवा को कॉर्ड कहेंगे, त्रिज्या को रेडियस कहेंगे, व्यास को डायमीटर कहेंगे और परिधि को सरकमफ्रेंस कहेंगे, ठीक। तो शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज स्पष्ट हो गई होगी। फिर से एक बार देखिए, अगर यह गोल सा है तो यह क्या है? एक वृत्त है, इसमें यह केंद्र है और यह जो है ये परिधि है, ठीक। दूसरा वृत्त बना लेते हैं, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होगी ये त्रिज्या कहलाएगी। एक और वृत्त में समझाने की कोशिश करते हैं, तो अब ये केंद्र से होकर जा रहा है, ये पूरा पूरा व्यास होगा, और एक और वृत्त ले लें तो यह केंद्र से नहीं होकर जा रहा है, इसलिए ये क्या है? जीवा है। तो हर एक चीज को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक। तो वृत्त, त्रिज्या, व्यास और जीवा, ठीक। और सब में ये परिधि है, जो गोल सा है ये परिधि, और सब में ये सेंटर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए कह रहा है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए और इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो आप गोला प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर का आधा कर लीजिए। इससे पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 अर्थात 7.2 बटा 2, दशमलव हटाएंगे तो 0 और 2 से काट दो तो यहाँ 36/10 आ जाएगा और फिर ये 3.6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब जो वृत्त बनाना है तो गोला प्रकार से 3.6 लेकर ऐसे गोला बना देंगे। तो आप गोला प्रकार को 3.6 फैलाइए, त्रिज्या उसकी मापिए और गोला को बना दीजिए। यह आपका एक वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा और यह ओ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया गया है कि आयत की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई हैं, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयत है और आयत की भुजाएं जो है वो 9 सेंटीमीटर ये लंबाई और 3 सेंटीमीटर ये चौड़ाई दी गई है। ठीक, तो परिमाप आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 ब्रैकेट में 9 प्लस 3 अर्थात 9 3 12 गुना 24 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। मेरी हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए कि हाँ आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। ठीक, तो हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रतिशत का सवाल है। कह रहा है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत का सवाल देखकर हमें मजा आ जाता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न हो जाता है। जैसे कुल कितने परीक्षार्थी हैं, मतलब कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल बच्चे बराबर 1500। अब समझिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। कुल बच्चे कितने हैं, 1500। कह रहा है कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए। देखिए परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने हुए भैया, उत्तीर्ण बराबर 75% उत्तीर्ण हुए हैं। देखो यहाँ उत्तीर्ण जो है वो प्रतिशत में दिया गया है, लेकिन जो अनुत्तीर्ण है वो अंकों में पूछा गया है। तो समझने की कोशिश करिए कि अगर परीक्षा में 75% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं। आप बोलोगे सर जी यही तो ज्ञात करना है, लेकिन ये अंकों में ज्ञात करना है। और हम अगर आपसे प्रतिशत में ही पूछे तो क्या होगा, तो देखिए कुल टोटल बच्चे जो होते हैं वो 100% होते हैं। ठीक, तो उत्तीर्ण कितने हुए, 75% हुए। तो अब अनुत्तीर्ण कितने हुए, 100 में 75 25% अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिलाकर तो 100% हो जाना चाहिए ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना। तो उत्तीर्ण कितने हुए, 75% हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 25% हुए। अब अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर 1500 का 25%। तो 1500 गुणा 25 बटा 100, 2 0 2 0 काट दो, 15 25 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 दूना 30 7 37, 375 बच्चे जो है क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। बात समझ आई नहीं, हम कोशिश करते हैं आपको सरल भाषा में समझाएं, अपनी भाषा में समझाएं, छोटे से छोटे सवाल को हल किया जाए तरीके से। तो ये तरीका है। या फिर आप ऐसे निकालते 75% आप निकालते इसका, उसके बाद फिर 1500 में 75% घटा देते तब आता। तो एक तरीका तो यही है। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आसान सी भाषा में आपको समझ में आया होगा। लेते हैं अगला प्रश्न, जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए बच्चों, यह भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को अक्सर बच्चे छोड़कर चले आते हैं, जबकि कठिन नहीं होता है। फिर भी देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें, मतलब वह संख्या जो है उसमें किन 75 80 या 135 इनमें से बारी बारी से अगर भाग दिया जाए तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष पर बचे। मतलब अगर हम 75 से उस संख्या में भाग करें तब भी 3 शेष बचना चाहिए, 80 से भाग करें तब भी 3 शेष बचना चाहिए, या फिर 135 से भाग करें तब भी शेष बचना चाहिए। तो यहाँ शेष बचाने से पहले अगर हम यह बात बताएं कि इन तीनों का एलसीएम निकालें तो क्या होगा कि इन तीनों से वह संख्या तो कट जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि 75, 80, 135 का लासा निकाल लीजिए पहले तो।
और जो लासा होगा वह क्या करेगा, इन तीनों से तो डिवाइड हो जाएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब जब लासा जो होगा इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से स्थल भी बचाना है, तो इन सबके लासा में 3 जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा बस। तो चलिए का लासा और प्लस 3 करने पर क्या हो जाएगा आपका, वह संख्या हो जाएगी। मतलब अगर संख्या निकालना है तो 75 80 135 का लासा प्लस 3 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए तो 75 करेंगे तो 3 25 में 75, उसके बाद 5 बचे 25 और 5 1 5, फिर 80 करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10 और 5 1 5, फिर 135 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 3। अब देखिए एलसीएम अगर निकालना है तो पहले देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। वे तीनों में तो ऐसा कोई अंक है ही नहीं जो मैच कर रहा हो। चलिए तो कोई बात नहीं, आप देखते हैं कि 2 2 में क्या मैच कर रहा है। तो देखिए, या आप इसको ऐसा करते तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाता आपको कि 75, 80, 135 ऐसा निकालें, अलग अलग ना निकाल कर ऐसा निकालें। तो पहले तो 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटेंगे तो 5 1 5 और फिर 5 बचे 25 और 5 1 5, 5 30 और फिर 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब यह 5 से नहीं कटेगा तो 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 9 27, ये नहीं कट रहा, इसको उतार दीजिए ऐसे ही। फिर आप 3 से काट दीजिए, यह नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, यह नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा और ये ठीक। 5 से काटिए तो ये भी कट जाएगा और फिर ये और फिर। अब यही एक अकेला बचा, इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। अब सब हो गया ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 हल करिए इसको। 5 3 15, 15 3 45 और 5 3 15, मतलब 45 गुणे 15 और गुणे 16, तो 15 बचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 चौका 60, 7 67 और प्लस गुणे 16 और गुणे 16 करिए तो अब देखिए 16 पंचे 80 की 0 हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112, 8 120 की 0 हासिल लगा 2 और फिर 16 छक्का 96, 97 98। नहीं देखिए 16 पंचे 80 की 0 हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112, 8 120 की 0 हासिल लगा 12, 16 छक्का 96, 96 10 106 और 108। तो ये इसका एलसीएम इतना आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इसमें 3 और जोड़ देना है, तो 3 0 8 0 1 यह आपकी जो संख्या होगी। इसमें आप 75 से भाग करें तब भी 3 से इसका बचेगा, 80 से भाग करेंगे तब भी 3 से इसका बचेगा और 135 से भाग करेंगे तब भी से इस पर 3 बचेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए राम की वर्तमान उम्र दी गई है, राम की वर्तमान उम्र बराबर 28 वर्ष दिया गया है और श्याम की नहीं दी गई है, तो माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक, अब कह रहा है कि राम की जो उम्र है वह श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। मतलब यह है कि अगर श्याम की उम्र में 5 वर्ष जोड़ दें तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 5, देखिए 5 वर्ष ही तो ये अधिक है, तो 5 वर्ष इसमें जोड़िए तो क्या आ जाएगा, बराबर। तो x बराबर 28 और -5 करोगे तो x बराबर 23 वर्ष श्याम की उम्र हो जाएगी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी संख्या से 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। संख्या में पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो नहीं पता होता उसको मान लेते हैं। तो माना संख्या बराबर x। ठीक, अब x में 5 जोड़ने पर तो प्रश्नानुसार हो जाइए। प्रश्नानुसार का अर्थ है प्रश्न के अनुसार, और प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न यह कह रहा है कि x माना हमने संख्या मानी है और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ दिए तो क्या मिला, वो 15 प्राप्त हुआ। अब आगे हल कर लीजिए, 15 -5 कर देंगे तो x बराबर 10, मतलब जो संख्या है वह 10 है और 10 में 5 जोड़ देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगी। ठीक,
हम लेते हैं अगला प्रश्न। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए प्लीज। अगर आप कमेंट में अपनी बातों को बताएंगे तो हम जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे, हमें हौसला मिलेगा और ज्यादा अधिक बेहतर करने के लिए, और अधिक मनोबल बढ़ेगा मेरा कि हम और बेहतर तरीके से चीजों को समझा पाए। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है देखिए y मीटर लंबा फीता है और ये कितने मीटर है, y मीटर लंबा फीता है। फिर कह रहा है 7 बराबर भाग में बांट रहे हैं लोग, y मीटर लंबा फीता है और 7 बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो यह कितना बन के आ रहा है, 3 मीटर का एक टुकड़ा बन रहा है। आगे बढ़िए, y मीटर बराबर 3 गुणा 7 अर्थात y बराबर 7 त्रिक 21 मीटर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यह कहें कि 21 मीटर लंबा फीता है, इसको 7 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3-3 मीटर के 7 टुकड़े बनेंगे, 7 त्रिक 21 मीटर लंबा फीता आ जाएगा। तो सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी लगे प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको और बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करवाइए और लोगों से, ताकि मुझे हौसला मिले और अच्छे से पढ़ाने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो राम है वह 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा है। अब वह उसे बेचना चाह रहा है और बेचकर 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो वह कितने में बेचे कि 20% का उसे लाभ हो। देखिए रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 300 रुपए। ठीक, और वह लाभ कमाना चाह रहा है 20% का, तो विक्रय मूल्य बराबर आप करेंगे क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ होता है 100 प्लस लाभ और बटे 100। तो 300 गुणा 120 बटा 100, 100 से इसमें गुणा कराएंगे तो 3 और 120 दिए यहाँ 360 रुपए, अर्थात वह 360 में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटा 100। ठीक, ये फार्मूला है, इससे ये लगा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।